Good noon, everybody. Hope you are fine and doing well. Today we would be proceeding with the next chapter, which is very important from examination point of view. Usually the question is asked because this is one of the important stage. The heading of the topic is the charge. Chapter 17. We have concluded so far till chapter 16. Yesterday we did complaint to the magistrate, that is chapter 15, and then commencement of proceedings, that is issuance of process, chapter 16 we did. फाइन, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि 200 में कंप्लेंट एग्जामिन होगी, कंप्लेनेंट एंड विटनेस एग्जामिन होंगे, एंड 203 में अगर सब्सटेंस नहीं मिलता है मजिस्ट्रेट को कि इससे प्रोसीड ऑन किया जाना चाहिए तो डिसमिस करेगा, एंड 204 में वो प्रोसेस जो है वो इशू करेगा. ठीक है. 205 में वी रेड दैट पर्सनल अटेंडेंस जो है, नमस्ते उत्कर्ष, जो अटेंडेंस है वो डिस्पेंस विद की जाएगी, एंड 206 डील्स विद दी स्पेशल समन इन पैटी केसेस एक्सेप्ट द केसेस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट. 207 में कॉपी सप्लाई की जाएंगी, ठीक है, चलान इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, एंड 208 में जो केसेस जो हैं विदाउट विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द FIR, ठीक है, तो उसमें जो है वो कॉपीज इंटरेस्ट की जाएगी ओपोनेंट को, अक्यूज को. एंड 209 में कमिटल प्रोसीडिंग वी हैव स्टडीड सो फार, एंड 210 में हमने कंसोलिडेशन के बारे में कल पढ़ा. तो टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज चार्ज. चैप्टर 17 में हम लोग आते हैं. अभी देखो क्या है. Whosoever the accused is, अब कोर्ट का ये ड्यूटी है, फंक्शन है कि उसको एक प्राइम और फेयर वे में प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है और आपको किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है. फाइन. उसके दो पर्पस हैं. पहला, अगर मैं कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जो एविडेंस आना चाहिए दैट कन्फाइन टू द इशू, कन्फाइन टू द चार्ज, वो एविडेंस आना चाहिए कि अननेसेसरली कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो. और दूसरा, अगर मैं अक्यूज के पॉइंट ऑफ से देखूं तो प्रिंसिपल ऑफ फेयर एंड फ्री ट्रायल ये बोलता है कि उसको एकदम बेहतर मौका मिलना चाहिए अपनी डिफेंस प्रिपेयर करने का. तो डिफेंस आप तभी प्रिपेयर कर पाओगे बीइंग एन अक्यूज्ड जब आपको ये पता है कि आपके अगेंस्ट में एक्यूजेशन एग्जैक्टली क्या है. ठीक है. तो अब प्रिसाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्यूजेशन जो प्रोवाइड करना है कोर्ट के द्वारा अक्यूज्ड को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ चार्ज. ठीक है. फॉर विच ऑफेंस विच यू हैव कमिटेड ऑन दैट डे एट दैट प्लेस इन सच अ मैनर. ठीक है. तो उस ऑफेंस के लिए आपको आज ये कोर्ट चार्ज करती है और आप अपनी डिफेंस में अब जो कहना चाहते हो वो जो है ट्रायल में आप कह सकते हैं बात. ठीक है. तो चार्ज का प्रोसेस मीनिंग ये होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या कल को ये चार्ज एडिशन या अल्ट्रेशन इसमें पॉसिबल है. तो सेक्शन 216 में हम पढ़ेंगे कि एडिशन एंड अल्ट्रेशन इज पॉसिबल इन द चार्ज. ठीक है. किस स्टेज पे? बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एट एनी स्टेज. बट उसके 2-3 राइडर्स हैं कि कहाँ पे वो परमिसिबल नहीं है. दैट इज़ व्हाट वी विल आल्सो लुक इनटू. ठीक है. अब फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ चार्ज क्या है, इसके लिए आप ना यू विल रेफर टू फॉर्म 32, दैट इज़ फॉर चार्ज. ठीक है. जो शेड्यूल 2 में आपके फॉर्म दिए हैं, अगर आप फॉर्म 32 देखोगे तो उसमें आपको स्पेसिमेन मिलेगा चार्ज का. ठीक है. अगर चार्ज की मैं डेफिनेशन देखूँ तो 2B में वो मेंशन किया गया है. द डेफिनेशन इज़ क्या, उसमें डिफाइन नहीं किया कि चार्ज क्या है. सिंपली वो डेफिनेशन क्या बोलती है, विल जस्ट सी. 2B सेज चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन. बस दिस इज द डेफिनेशन. सो इट डज नॉट डिफाइन द चार्ज इन फैक्ट. तो चार्ज यू कैन से द एक्यूजेशन विच इज टू बी इन्फॉर्म्ड टू द अक्यूज्ड प्रायर इन टाइम बिफोर conducting the trial so that he can prepare his defense fairly. Fine. Now he has to answer the charge. ठीक है. तो चार्ज इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B एंड चार्ज के लिए जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 17 एंड चार्ज जो एक्सप्लेन किया गया है दैट इज फ्रॉम सेक्शन 211 टू 224. वी विल ट्राई टू कंक्लूड टिल 224 टुडे. राइट. तो अब ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती है व्हेन एवर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड एंड द रिपोर्ट इज सबमिटेड अंडर सेक्शन 173(2) बिफोर द मजिस्ट्रेट. नाउ द मजिस्ट्रेट इज टू सी कि क्या प्राइमा फेसी कौन सा ऑफेंस बनता है. ठीक है. देन इफ ही सीज दैट की ऑफेंस ऑफ say forgery, cheating, this kind of offences are made out, then he will accordingly charge as per the format provided under form 32 शेड्यूल 2 में जो दिया गया है. ठीक है. तो चार्ज जो है उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज़ अ फर्स्ट स्टेज जब आपका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होता है और हम ट्रायल की तरफ प्रोग्रेस करते हैं. ठीक है. तो जो स्टेज रहती है चार्ज की, इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी. स्टेज ऑफ अ ट्रायल नहीं बोलते हैं इसको. ठीक है.
फाइन। तो अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते ही जो मजिस्ट्रेट का पहला फंक्शन है, प्राइमोडियल फंक्शन विच इज टू परफॉर्म, इज टू अप्लाई हिज माइंड टू सी दैट विच ऑफेंस प्राइमा फेसी इज मेड आउट एंड अकॉर्डिंगली ही हैज टू फ्रेम द चार्जेस। फाइन। इफ यू फील दैट द ऑफेंस प्राइमा फेसी is exclusively triable by the session court, then he will not frame the charge, then he will enter into the committal proceeding। तो फिर वो सेक्शन 209 में कमिट करेगा सेशन कोर्ट को एंड सेशन कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस एंड फ्रेम द चार्ज ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप क्लियर कर लीजिए। नाउ वी कम टू द सेक्शन स्टेट वे कि 211 क्या कहता है, कंटेंट ऑफ चार्ज। इसके ना 7 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको क्विकली जो बोलूंगा आप बेरेट के आगे लिखते रहिएगा वो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज। तो हमने पढ़ लिया कि जो ऑफेंस उसने कमिट किया है उसका जो चार्ज बनता है एज पर दी एक्ट, वो चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाएगा और अक्यूज को बताया जाएगा। दिस इज सेक्शन 1। ठीक है। Second is, if the law which creates the offence gives it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only. For example, there is a case of theft. तो इसमें theft लिखा जाएगा that you have committed theft on so and so, you have committed forgery on so and so date, you have committed murder on so and so date. ठीक है, तो अगर specific name है कोई offence का तो इसमें आप लिख लीजिए specific name, 2 के आगे लिख लीजिए specific name is to be mentioned if it is provided under law। ठीक है। थर्ड, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द अक्यूज्ड नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर उसमें क्लियरली ऑफेंस मेंशन नहीं है देन यू नीड टू डिफाइन। ठीक है, यू नीड टू डिफाइन द ऑफेंस कि आपने कौन सा ऑफेंस कमिट किया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ से ऑफ टेंडरिंग द फॉल्स एविडेंस। फाइन, then you need to explain that on such and such date you have fabricated the document and misled the court by tendering the answer, therefore you commit this offence। So if the specific name of the offence is not there, तो इसमें आप लिख लीजिए थर्ड में, if the specific name is not there then definition। ठीक है, offence is required to be provided while framing the charges। ठीक है, थर्ड में definition। ठीक है। फोर्थ, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। तो अगर कोई सेक्शन ऑफ द लॉ पर्टिकुलरली है, फॉर एग्जांपल थेफ्ट के लिए उसने 378 है, 379 है या 380 है, तो कौन सा ऑफेंस उसने कमिट किया, तो वो सेक्शन आपने लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ a person has committed a say criminal breach of trust, तो 406 है, but if he has done during the course of the employment then 409 is for that। ठीक है, तो then specific section of the law is required to be provided if he has committed embezzlement of funds while discharging his official duty having been in the office। ठीक है, तो उसके लिए फिर 409 आएगा, not 406। ठीक है, तो where in the section or the section of the law is there, like that section is required to be provided। तो 4 के आगे आप लिख लीजिए section। 5, the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition is required by law to constitute the offence charge was fulfilled in the particular case। अब इसमें सिंपली ये बात बोली गई है कि जब आप चार्ज स्टेट कर रहे हो तो आपने लीगल प्रोविजंस को कंप्लाई विद किया है, दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन हियर। ठीक है, तो कंप्लायंस ऑफ द लीगल प्रोविजन इसके आगे आप लिख लीजिए। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द लीगल कंडीशन ऑफ द लीगल प्रोविजन। 6, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो जो कोर्ट की लैंग्वेज है उसी में लिखा जाना चाहिए, प्रेफरेबली कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अनलेस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई नहीं किया है कि ये जो पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है उसमें चार्ज लिखा जाएगा। तो 6 के आगे आप लिख लीजिए लैंग्वेज। 7, if the accused having been previously convicted of any offence is liable by reason of such provision can enhance punishment to the punishment of a different kind। इसमें आप लिख लीजिए if a person has been previously convicted for an offence। ठीक है, तो उसकी previous conviction के बारे में और एंड ही डिजर्व्स इन्हांस पनिशमेंट, तो उसमें ये स्पेसिफाई किया जाना जरूरी है उसकी प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए 7 के आगे प्रीवियस कन्विक्शन। सी what does the section want to say that whatever charge you are going to frame उसके एक precise information जब accused को दोगे तो उसमें आप ये mention करोगे आपने कौन सा offense किया, किस section में fall करता है और उसके ingredients क्या हैं लाइक। ठीक है, और अगर आपकी कोई previous conviction रही है और आप enhanced punishment जो है deserve करते हो, ठीक है, for this, तो that is also required to be mentioned here। ठीक है, तो ये है कंटेंट कि क्या कंटेंट चार्ज में होने चाहिए। ठीक है, अब आइए सेक्शन 212 पे। इलिस्ट्रेशन आप इसकी पढ़ लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप पढ़ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बता देना, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 212 अब ये कहता है टाइम, प्लेस एंड पर्सन।
अब इसमें क्या है कि आपने कौन से टाइम पे और कौन से प्लेस पे कौन सा ऑफेंस कमिट किया। तो जब टाइम एंड प्लेस का जो आपने पर्टिकुलर्स और डिस्क्रिप्शन देनी है तो वो 212 में है। द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन अगेंस्ट होम और द थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। टाइम, प्लेस, द पर्सन अगेंस्ट होम एंड थिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट इज़ कमिटेड वी आर रिजनेबली सफिशिएंट टू गिव अक्यूज नोटिस ऑफ मैटर विच वी चार्ज। तो ये आपका मेंशन करना जरूरी है। टाइम, प्लेस एंड अगेंस्ट अ पर्सन और थिंग, ठीक है, जिसके क्वा व्हाट यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो वो मेंशन करना जरूरी है। 2122 क्या कहता है, व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्ट, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम, इसको अंडरलाइन कीजिए। एज द केस में बी डिस्क्राइब द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज alleged to have been committed and the dates between which, dates को भी आप अंडरलाइन कीजिए, and the dates between which the offense is alleged to have committed without specifying particular item or exact dates, ठीक है, एंड द चार्ज। देखो जो केसेस हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी से रिलेटेड केसेस, ठीक है, इन केसेस में आपको इट वुड बी सफिशिएंट कि अगर आप ग्रॉस सम मेंशन कर देते हो उसमें, ठीक है, और या आप डेट एग्जैक्ट नहीं मेंशन करते हो बट ये मेंशन करते हो कि इस डेट से लेके इस डेट तक जो है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, देन इट वुड सफाइस द पर्पस, ठीक है। अदरवाइज ये कि आपको एग्जैक्ट प्लेस, टाइम, डेट यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन कि किस इंसान ने कौन सा ऑफेंस किस वक्त किया, किस स्थान पे किया और किसके साथ किया। लेकिन ये दो एक्सेप्शन हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसमें इट वुड बी सफिशिएंट इफ यू सिंपली डिस्क्राइब द डेट्स विद इन विच द ऑफेंस alleged to has been committed and exact date is not required to be given here. Okay, and gross sum you can mention that this kind of loss, I mean the loss to the extent of crores of rupee you have caused, ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन मेंशन हियर। 213 द मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, किस मैनर में आपने वो ऑफेंस कमिट किया जहां रिक्वायर्ड है। देखो व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच, नेचर ऑफ द केस इज सच, इसको अंडरलाइन कीजिए, is such that the particular mentioned in 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the matter is which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose. So 213 में क्या है कि you have to provide the manner. Let's see इसका हम लोग एग्जाम्पल illustration देखते हैं। A is accused of theft of a certain article at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which there was affected. ठीक है, तो यहाँ आपको manner नहीं देना है, तो manner कहाँ देना है। A is accused of cheating B at the given time and place. The charge must be set out the manner in which A cheated B. So here the manner is required to be provided. That you have committed an offence of cheating upon B by duping him for rupees 5 lakh 6 lakhs, ठीक है, on the pretext of sending him abroad. तो यहाँ पे आपका मैनर आ गया, ठीक है। The nature of the case is such wherein the manner is required to be provided, then section 213 बोलता है कि आपने वो मैनर जो है वो प्रोवाइड करना है, ठीक है, चार्ज में वो आपने मेंशन करना है। 214 में वो बोलता है वर्ड इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, तो वो ऑफेंस आपने मेंशन करना है जिस पे पनिशेबल है। मान लीजिए जो चीटिंग है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 415, बट जब आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो तो जो पनिशेबल है आपका सेक्शन दैट इज 420, तो यू हैव टू मेंशन 420 नॉट 415, ठीक है, तो ये 214 कहना चाहता है। इफेक्ट ऑफ एरर, अब 215 में क्या है कि अगर आपने वाइल फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज कोई एरर कमिट कर दिया एंड दैट एरर इज नॉट गोइंग टू कॉज फेलियर ऑफ जस्टिस और एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस टू द अक्यूज्ड, ठीक है, तो देन उसका क्या इफेक्ट रहेगा, वी जस्ट रीड इट आउट। No error in stating either the offence or the particular required to be stated in the charge and no omission to state the offence or the particular shall be regarded at any stage of the case as material. तो इसको अंडरलाइन कीजिए। Unless the accused was in fact misled by error or omission and it has occasioned a failure of justice. Means अगर failure of justice occasion नहीं हुआ or the accused was not misled by such error or omission, then it will not make any impact even if the error in framing the charges or particular occurred.
तो कुछ एरर आपसे हो गया, गलती हो गया, चार्ज फ्रेम करते वक्त आपको चार्ज 409 का करना था, आपने 406 का कर दिया। बट अगर फेलियर ऑफ जस्टिस ओकेजन नहीं हुआ और मिसलेड नहीं हुआ और प्रेजुडिस कॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा। 215 सेक्शन ये कहना चाहता है कि इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या रहेगा। ठीक है, आप इसकी इलस्ट्रेशन जरूर एक बार देख लेना अगर आपको टाइम मिलता है, तो कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आता है तो फिर आई विल गेट बैक टू यू। नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट इज़ 216। ना जैसे मैंने शुरू में बोला था कि कैन चार्ज बी अल्टर्ड, द आंसर इज येस। तो अब हम देखेंगे उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, अब देखो, कोर्ट में अल्टर चार्ज, एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। इसको अंडरलाइन कीजिए, बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट कोर्ट कैन अल्टर अ चार्ज एट एनी स्टेज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 302 का मुकदमा रजिस्टर हुआ, मर्डर का ट्रायल चला। अब उसमें ये देखा गया कि द पर्सन who has been accused for committing murder, he was not available at the spot when the death took place, and case जो है वो homicide से suicide में चला गया। ठीक है, कि it was not a homicidal death, it was in fact a suicidal death, the person has committed a suicidal death. Now whether a person who was an accused can be held liable for abetment of suicide, now question is this। ठीक है, तो अब ये है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि although he was not present there but his active role is there which actually prompted the deceased to commit a suicide, then he could be tried for an offence of 306 and charge could be altered accordingly. Fine, charge could be altered accordingly. अब क्या है 216 से 2 क्या बोलते हैं, एवरी सच अल्ट्रेशन एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज। और जहाँ कहीं भी अल्ट्रेशन एडिशन होगी तो वो आप एक्सप्लेन करोगे अक्यूज को। ठीक है, इफ द अल्ट्रेशन एडिशन टू अ चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस इन इट्स डिस्क्रिप्शन आफ्टर सच अल्ट्रेशन एडिशन हैज बीन मेड प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ अल्टर्ड और एडेड चार्ज हैड बीन ओरिजिनली चार्ज। अगर तो इस अल्ट्रेशन और एडिशन से ना तो प्रोसिक्यूशन को ना डिफेंस को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और कोर्ट को लगता है अपनी डिस्क्रिप्शन में कि अभी जो ट्रायल को इसी तरह से प्रोसीड किया जा सकता है जैसे कि ये चार्ज जो अभी हमने एडिट किया ये एक तरह का ओरिजिनल चार्ज था, तो आप प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो थर्ड में। ठीक है, अब फोर्थ क्या बोलता है, इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड। इसको अंडरलाइन कीजिए, if it is likely to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। तो अब क्या होगा, रीट्रायल, न्यू ट्रायल। ठीक है, अगर प्रेजुडिस कॉज हो रहा है अक्यूज को नए चार्ज लगाने से, एडिशन करने से, अल्ट्रेशन करने से, देन कोर्ट वुड डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल और adjourn the trial for such period as may be necessary। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, either direct a new trial or adjourn the matter। ठीक है, फिफ्थ, if the offence stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction had been already obtained for prosecution on the same fact as those in which the added charge is founded। अब देखो, आपने चार्ज फ्रेम किया, बट चार्ज को जब आपने अल्टर किया तो मान लीजिए आपने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के कुछ सेक्शन उसमें इंसर्ट किए। ठीक है, नॉट ओनली एम्बेजलमेंट बट पीसी एक्ट के भी सेक्शन जो आपने ऐड किए। अब पीसी एक्ट में क्या है कि यू बिकॉज यू हैव कमिटेड दैट ऑफेंस व्हाइल डिस्चार्जिंग इज ऑफिशियल ड्यूटी, तो हमने सेक्शन 197 में क्या पढ़ा था कि आप उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल द सैंक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस में बी। तो इस केस में आप सैंक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब आप जब सेक्शन ऐड कर रहे हो नए या अल्टर कर रहे हो चार्ज को और वहाँ पे अगर सैंक्शन रिक्वायर्ड है तो वी नीड टू सीक दैट सैंक्शन फर्स्ट एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द ट्रायल। ठीक है, और इफ द सैंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रायल, ये कहना चाहता है सेक्शन। ठीक है, तो हमने 216 के 5 पार्ट पढ़े हैं। पहला तो सिंपली इट कुड बी a charge could be added or altered at any stage before the pronouncement of the judgment। Second, whenever the addition would take place that would be explained to the accused। Third, अगर कोई prejudice cause नहीं हो रहा accused को चार्ज फ्रेम नए चार्ज एडिशन या अल्ट्रेशन होने में, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसीडिंग को। बट अगर सीरियस प्रेजुडिस कॉज हो रहा है तो ट्रायल फ्रेश चलेगा आपका। और फिफ्थ में अगर बोलते हैं कि सैंक्शन रिक्वायर्ड है अगर प्रोसिक्यूशन से कुछ ऐसे ऑफेंसेस आपने इंसर्ट किए, देन यू विल हैव टू वेट फॉर द सैंक्शन एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद दीस थिंग्स। ठीक है, दिस इज समथिंग अबाउट 216। नाउ आई कम टू 2165 समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। देखो, कुछ एक ऑफेंसेस हैं, मान लो पब्लिक सर्वेंट को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो फॉर कमिटिंग एन एम्बेजलमेंट, आपने उसके अगेंस्ट 409 इन्वोक कर लिया। अब ड्यूरिंग
ट्रायल प्रोसिक्यूशन प्रूफ लेके आती है कि सर ही इज़ एन हैबिचुअल पर्सन, ही यूज टू एक्सेप्ट ब्राइब, इलीगल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द अदर पीपल आल्सो, एंड वी हैव एन एविडेंस, एंड इवन इन दिस केस आल्सो he demanded for the illegal gratification. So now court will have to insert the provision of, invoke the provision of section Prevention of Corruption Act. तो जब पीसी एक्ट की प्रिवेंशन जो है वो इंसर्ट होंगी तो सैंक्शन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, ठीक है। तो अब वो जब गवर्नमेंट की सैंक्शन के लिए जाएगा तो तब तक आपका ट्रायल जो वो हॉल्ट रहेगा, ठीक है। तो ट्रायल विल नॉट प्रोसीड ऑन अनलेस और अनटिल द सैंक्शन टू ट्राई qua those offences is granted by the स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये है 5। आप समझ में आया उत्कर्ष? चलें आगे। अभी पहले आप यस बोलोगे तो मैं प्रोसीड करता हूँ। योर सेटिस्फेक्शन इज पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर अस। से यस और नो, समझ आया? ओके, वेरी गुड, यू आर एन इंटेलिजेंट गाय यार। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यू अप्लाई माइंड। देखो, डाउट ऑलवेज कम्स इन एन इंटेलिजेंट माइंड। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेरी आप पूछना चाहते हो, तो मैं ये आई विल ऑलवेज एडमायर एंड अप्रिशिएट इट। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस एंड दिस इज़ द वे टू लर्न लॉ, टू अंडरस्टैंड इट। द इंट्रिकेसीज एंड न्यूएंसेस ऑफ लॉ कैन नॉट बी अंडरस्टूड, ठीक है, जस्ट बाय रिमेनिंग साइलेंट। So you will have to come out, you will have to come out. But लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे बेसलेस और अपसेट क्वेश्चन नहीं जो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। देयर हैज़ टू बी सम सर्टन लॉजिक, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो वी आर देयर टू हेल्प यू अगेन। नाउ आई कम टू सेक्शन 217, रिकॉल ऑफ द विटनेसेस। अब क्या है कि जब आपने चार्ज को अल्टर किया या आपने नया ऐड किया, तो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज शैल बी अलाउड टू रिकॉल, रीसमन एंड एग्जामिन विद द रेफरेंस टू सच अल्ट्रेशन और एडिशन। तो आप जो विटनेसेस ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उनको आप रिकॉल और रीसमन करोगे, ठीक है, इन व्यू ऑफ द अल्टर्ड और एडिशनड चार्ज, ठीक है, सो एज टू एग्जामिन दैम ऑन दीज चार्जेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ 326 में, द पर्सन इज नाउ हॉस्पिटलाइज, इधर उसका ट्रायल चल रहा है, सीरियस ट्रॉमा में है, सीरियस कंडीशन है, 3-4-6 महीने हो गए हैं उसको, ट्रायल कंटिन्यू है, अल्टीमेटली ही कोलैप्स, डेथ हो जाता है उसका, ठीक है। नाउ द एडिशनल चार्ज ऑफ 302 मर्डर दैट वुड बी इंसर्टेड। तो अब जब मर्डर का चार्ज इंसर्ट हुआ और उससे पहले कुछ विटनेस एग्जामिन हो चुके हैं, क्योंकि हमने चार्ज अब ऐड कर लिया, तो नाउ दे वुड बी रीसमन्ड एंड रिकॉल्ड टू गिव एविडेंस अगेन, ठीक है। तो ये है इसका कहने का मतलब 217 में रिकॉलिंग एंड रीसमनिंग ऑफ द विटनेसेस।